साथियों नमस्कार, मैं मनोज सिंह आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। कुछ जीआईसी प्रवक्ता की परीक्षाएं जो हैं हम लोगों के करीब आ रही हैं। 3 मई को प्रवक्ता की परीक्षा है, तो क्यों ना थोड़ा सा काव्य शास्त्र के बारे में हम लोग बात करें। तो जो थोड़ा सा कठिन टॉपिक लगता है वहां से एक आध प्रश्न 2 प्रश्न आपके आ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं। आज हम लोग काव्य शास्त्र में काव्य के गुणों के बारे में बात करेंगे। तो मुख्यतः आपसे यही पूछा जाता है काव्य गुणों की संख्या कितनी होती है, इसके अनुसार कितने कितने गुण हैं। तो वही हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उस काव्य की हम लोग परिभाषा, काव्य गुण की परिभाषा ही देखते हैं। क्या होता है काव्य गुण? काव्य में विद्यमान रहने वाले काव्य में विद्यमान रहने वाली शोभा को, काव्य में विद्यमान रहने वाले काव्य की शोभा को उत्कर्ष करने वाले रस धर्म को काव्य के गुण कहते हैं। तो परिभाषा से हमने क्या समझा? हमने ये कहा कि काव्य में तो होता है, काव्य की रचना तो होती है, लेकिन उसके उत्कर्ष को बढ़ाने के लिए जिसका प्रयोग हम लोग कर देते हैं वही गुण होता है। तो यहाँ पर सीधे सीधे हम लोग समझें, गुण वही होता है जो देखकर हमको किसी का गुण, गुण और दोष काव्य में भी होता है और हमारे जनमानस में भी हमारे अंदर गुण और दोष दोनों होता है। वो देखकर जो हमको अच्छा लगे, कोई भी चीज यदि आपकी हमको अच्छी लगती है तो वो आपका गुण हो जाता है, और कोई दूसरी जो आपको देखकर हमको अच्छा ना लगे वो क्या, दोष हो जाता है। तो सेम यही बात है, हम लोग आज काव्य के गुण को देखेंगे, गुण और उसके बाद दोष। क्योंकि यहाँ से एकाक प्रश्न प्रवक्ता के लिए तो मान के चलिए, चाहे वो माध्यमिक की प्रवक्ता हो और चाहे लोक सेवा आयोग की प्रवक्ता की परीक्षा हो या जीडीसी हो या हायर हो, यहाँ से एक प्रश्न हमको लगता है आपको जरूर मिल जाते हैं थोड़ा सा। तो हम लोग यहाँ देखते हैं, सबसे पहले यदि अगर देखा जाए तो क्या हेडिंग डालना है हमको, काव्य गुण। ठीक, काव्य गुण। अब एक बार हम लोग ऐसे देख लेते हैं, काव्य चर्चा कर लेते हैं सिर्फ लिखने से पहले। काव्य गुणों की यदि बात हो जाती है तो कुछ आचार्य दूसरा मानते हैं, कुछ आचार्य दूसरा मानते हैं। तो हम देखते हैं आचार्य भरत मुनि और दंडी के अनुसार गुणों की संख्या कितनी हो जाती है, 10 हो जाती है। अगर वहीं आचार्य वामन की हम बात करते हैं तो गुणों की संख्या 20 मान लेते हैं, लेकिन अंतर हो जाता है, इनका 10 शब्दगत हो जाता है और 10 अर्थगत हो जाता है। तो टोटल वामन के गुणों की संख्या अगर हम पूछते हैं तो 20 हो जाता है। ठीक, उसके बाद एक आते हैं काव्य शास्त्र के ही भोजराज। भोजराज के अनुसार आपसे पूछा जा सकता है तो गुणों की संख्या कितनी है, तो भोजराज के अनुसार हम क्या कहते हैं, 24 हो जाता है। उसके बाद यदि एक आते हैं आचार्य विश्वेश्वर। आचार्य विश्वेश्वर के अनुसार यदि हम गुणों की संख्या देखते हैं तो 23 हो जाता है। और उसके बाद अग्नि पुराणकार के अनुसार अगर हम देखते हैं तो गुणों की संख्या 19 हो जाती है। देव और भिखारी के अनुसार हो जाता है वो, हाँ 10। देव और भिखारी दोनों लोग 10 मानते हैं। अब हम देखते हैं कुछ आचार्य हैं जो 3 गुणों को मानते हैं और 3 गुण ही महत्वपूर्ण माना गया, जैसे आनंदवर्धन हो गए, मम्मट हो गए, हाँ भरत मुनि नहीं, भरत मुनि आज आनंदवर्धन, मम्मट, और उसके बाद आज कई लोग हैं जिनके द्वारा हम गुणों की संख्या 3 मानते हैं। लेकिन एक प्रश्न थोड़ा सा विवादित टाइप का, विवादित नहीं, ऐसे कुछ पुस्तकों में अलग अलग मिल जाता है। आचार्य हेमचंद, हेमचंद को आपको हम बताएं, कहीं कहीं इनके अनुसार 3 गुण होता है और कहीं कहीं इनके अनुसार 10 गुण होता है। तो हमको हेमचंद के अनुसार 10 भी समझना है और 3 भी समझना है। हो सकता है परीक्षा में तीन दोनों प्रश्न दोनों इस तरीके से ना आए, या तो हेमचंद के 10 गुण माना जाएगा या तो 3 माना जाएगा। यदि 10 और 3 दोनों विकल्प में हैं तो आपको 10 समझना है। ठीक, आइए हम लोग काव्य गुण की परिभाषा देखते हैं, उसके बाद आगे। अगर गुण संख्या, तीनों गुणों की संख्या मुख्य रूप से हम जानना चाहें तो पहले माधुर्य गुण हो जाता है, दूसरा ओज गुण हो जाता है और तीसरा प्रसाद गुण हो जाता है। ठीक, आगे आइए, इसमें हम लोग आगे देखते हैं क्या हो जाएगा। यहाँ इसकी परिभाषा की अगर हम बात करें, काव्य गुण की परिभाषा, परिभाषा में हम देखते हैं क्या हो जाता है, काव्य में सदा, काव्य में सदा
विद्यमान, काव्य में सदा विद्यमान रहने वाले, काव्य में सदा विद्यमान रहने वाले तथा शोभा को, शोभा को उत्कर्ष, शोभा को उत्कर्ष करने वाले रस धर्म को, रस धर्म को गुण कहते हैं। यही तो हमको इतना जानना है। ठीक, अब यहाँ गुणों की संख्या हम लोग देखते हैं। काव्य में सदा जो विद्यमान रहता है उसी का उत्कर्ष, उसी की शोभा को जो उत्कर्ष करने वाला रसधर्म जो कार्य करता है, क्या होता है? वही गुण होता है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ आचार्यों के अनुसार गुणों की संख्या हम लोग देख लेते हैं। जैसे पहले हो गए आचार्य भरत मुनि। ठीक, अगर यहाँ हम देखें भरत मुनि के अनुसार गुणों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। यहीं पर दूसरे नंबर पर आ जाते हैं दंडी। दंडी जी के अनुसार गुणों की संख्या 10 हो जाती है। यही तीसरे नंबर पर हो जाते हैं देव और भिखारी। इनके अनुसार भी गुणों की संख्या कितनी हो जाती है? 10 हो जाती है। अगर यहाँ चौथे नंबर पर हम देखें तो कौन हो जाएंगे? अग्नि पुराणकार। अग्नि पुराणकार के अनुसार हम देखते हैं तो कितना हो जाता है? 19 हो जाता है। उसके बाद पांचवें नंबर पर मुख्य रूप से कौन हो जाते हैं? वामन हो जाते हैं। वामन को हम लोग जानते हैं 20, लेकिन हो क्या जाता है? अलग हो जाता है। 10 इनका शब्दगत हो जाता है और 10 अर्थगत हो जाता है। ठीक, 10 शब्दगत और 10 अर्थगत। उसके बाद एक आते हैं आचार्य विश्वेश्वर। आचार्य विश्वेश्वर के अनुसार हम देखते हैं तो गुणों की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है भोजराज। भोजराज के अनुसार यदि हम देखते हैं तो गुणों की संख्या 24 हो जाती है। और यहाँ 8वें नंबर पर हम देखते हैं, 8वें नंबर पर कौन हो जाते हैं? आचार्य कुंतक। 8वें नंबर पर कौन हो जाते हैं? आचार्य कुंतक। कुंतक के अनुसार हमको कितने गुणों को मानना है? 6 गुणों को मानना है। हमने आपसे बताया कि आज हम काव्य गुण को पढ़ेंगे। काव्य गुण में पहले हम गुणों के देख लेते हैं किन आचार्य के अनुसार कितने गुण माने जाते हैं। यहाँ पर भरत मुनि के अनुसार हम देखते हैं तो 10 गुण हो जाता है। आचार्य दंडी के अनुसार देखते हैं तब भी 10 हो जाता है। देव और भिखारी के अनुसार देखते हैं तब भी 10 हो जाता है। वामन के अनुसार हम देखते हैं तो 20 हो जाता है। 10 शब्दगत और 10 अर्थगत। आचार्य विश्वेश्वर के अनुसार देखते हैं तो 23 हो जाता है। भोजराज के अनुसार 24 हो जाता है। और कुंतक के अनुसार कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो 10 वाले तो हमको नहीं याद करना है। 10 वाले तो याद है, जैसे थोड़ा बहुत दिक्कत हमको भोजराज में और कुंतक में हो जाता है। तो ऐसे एक तुकबंदी दिमाग में बनाना है। टेक्नोलॉजिया। टेक्नोलॉजिया तो आप जानते हैं अक्सर ये रील में शॉर्ट वीडियो में आपको देखने के लिए मिलता है। वहां से टेक्नोलॉजिया अगर आप यहाँ चाहें तो यहाँ भी अपनी पढ़ाई में थोड़ा बहुत ले सकते हैं। कैसे लेंगे? यहाँ पर हम देखते हैं भोज का अर्थ क्या लेना है, भोजराज का अर्थ क्या लेना है। भोजन से हमको लेना है तो भोजन यही कहना है कि हमको 24 घंटे जो है भोजन करते रहना चाहिए। अब ये मानक रूप से सही तो नहीं है, लेकिन हमारी परीक्षा में प्रश्न सही करने के लिए आ गया। अब आपसे कोई पूछे कि भोजराज के अनुसार गुण कितने हैं तो आप बताएंगे 24 गुण हैं, क्योंकि हमने बताया आपको कि भोजन 24 घंटे करना चाहिए, बस। उसके बाद यहाँ कुंतक। कुंतक को आप कुंटल से कर दीजिए। जैसे हमारे यहाँ गेहूं या धान की जो भी उपज होती है, 1 बीघा में मान के चलिए 6 कुंटल उपज होती है। अब होती है कि नहीं होती उसको हमको नहीं जानना है, लेकिन जब कुंतक की बात आएगी तो हमको याद आएगा कुंतल। और कुंतल कितना? 6 कुंतल 1 बीघा में पैदावार होती है। इतना हमको जानना है।
अब आचार्य वामन के अनुसार तो आप जानते हैं 20 हो जाता है, भरत मुनि के अनुसार 10 हो जाता है, दंडी के अनुसार 10 हो जाता है, अग्नि पुराणकार के अनुसार 19 हो जाता है, और उसके बाद विश्वेश्वर के अनुसार 23 हो जाता है, भोजराज के अनुसार 24 हो जाता है, कुंतक के अनुसार 6 हो जाता है। ये तो हम लोग गुण को देख चुके हैं, लेकिन अभी इसके बाद एक प्रश्न और आपसे, इतना हो गया हो तो शायद स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए, जो भी आपकी इच्छा हो कर सकते हैं अपने अनुसार। अब यहाँ तो हो गया, लेकिन एक प्रश्न आपसे और पूछा जाता है कि काव्य गुणों की संख्या मानने वाले तीन कौन कौन ऐसे आचार्य हैं जो काव्य गुणों को तीन मानते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक तुकबंदी से जानेंगे। यहाँ भी हो गया है, तो इसको देखा जाए तुकबंदी। तुकबंदी वही होता है जैसे हम लोग क्या कहते हैं, याद करने का तरीका। ठीक, हमने अभी आपको क्या बताया, गुणों की संख्या तीन मानने वाले आचार्य, गुणों की संख्या तीन मानने वाले आचार्य। ठीक, अब यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं, एक फार्मूला है, क्या है, इसे आप ट्रिक कह सकते हैं। ट्रिक क्या होगी, हे आनंद भाई, आनंद श्रीवास्तव जी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं, तो उनसे ये फार्मूला बना है। तो यहाँ पर देखिए, हे आनंद भाई, विश्व में मजा है, क्या है, मजा है। यहाँ पर हम आपसे बताएं कि एक तुकबंदी है, हे आनंद भाई, विश्व में मजा है। यहाँ गुणों की संख्या तीन मानने वाले आचार्यों का क्रम यहाँ पर आपको मिलेगा। हे से कौन हो जाएंगे, हे से हो जाएंगे हेमचंद, और आनंद से कौन हो जाएंगे, आनंदवर्धन, और भाई से कौन हो जाएंगे, भामा हो जाएंगे, और विश्व से विश्वनाथ हो जाएंगे। अब यहाँ माँ से एक मम्मट हो जाएंगे, और ज से कौन हो जाएंगे, पंडित राज जगन्नाथ। ठीक, पंडित राज जगन्नाथ। यहाँ आप देखेंगे गुणों की संख्या तीन मानने वाले आचार्य हैं। ट्रिक के माध्यम से हम लोग देखेंगे, अभी देखे थे जो अलग अलग था, यहाँ पर हमने आपको बताया था कि हेमचंद जी का कहीं 3 गुण मिलता है और कहीं 10 गुण मिलता है। तो इनको हमको थोड़ा सा कोडिंग करके चलना होगा कि मुख्यतः अगर हम देखते हैं तो 10 गुण की ज्यादा प्रमुखता इनको दी गई है, लेकिन 3 भी कई पुस्तकों में दिया गया है। तो हमको 3 और 10 दोनों जानना है, नहीं तो हम आपको अभी 3 बता देंगे तो आप कोई दूसरी पुस्तक पढ़ेंगे उसमें 10 रहेगा, तब भी आप कहेंगे कि हमने गलत बता दिया। और हम 10 बता दिए, अगले में 3 होगा, तब भी वहां मामला गलत। इसीलिए यहाँ पर हमको तीनों जानना है। ठीक, अब यहाँ पर हम लोग गुणों की संख्या लगभग लगभग आपकी परीक्षा में यदि ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे तो यही तरीके से पूछे जाएंगे, किनके अनुसार कितने गुणों की संख्या है। यहाँ हेमचंद्र हो जाएंगे, हे आनंद भाई, विश्व में मजा है। यहाँ में जो है क्या हो जाता है, में आपका थोड़ा सा सेंटेंस अच्छा लगने के लिए में कर दिया गया है, जबकि इसका कोई कारण यहाँ पर नहीं है। ठीक, अब यहाँ पर हम देखते हैं हा से हेमचंद, आ से हम आप लोगों को कोई चीज बार बार दोहराते क्यों हैं। बार बार दोहराने से या बार बार सुनने से कोई बात याद ज्यादा होती है। आंख से देखिए और कान से सुनिए, क्योंकि नाटक की विधा अगर हम देखते हैं तो जैसे हम लोग फिल्म को देखते हैं, फिल्में हमको याद क्यों रहती हैं, जैसे फिल्म एक बार देख ली कई वर्षों तक हमको याद रहता है, उसका कारण है कि आंख से देखते भी हैं और कान से सुनते भी हैं। इसीलिए नाटक के प्रकारों में हम देखते हैं, नाटक में दो प्रकार हो जाता है, एक दृश्य काव्य होता है और एक श्रव्य होता है। तो नाटक देखने और सुनने दोनों का कार्य करता है, तो हमारी दोनों ज्ञानेंद्रियां खुली रहती हैं, इसीलिए कोई चीज को हम बार बार बताते हैं। जैसे जब हम अपने यहाँ ऑफलाइन क्लास पढ़ाते हैं, वहाँ एक ही चीज को कम से कम क्लास में जब तक सबको याद नहीं हो जाता है, उस दिन वही बात बार बार की जाती है। तो कोई चीज जब आपसे हम बार बार बताएंगे, बार बार एक ही चीज को आप सुनेंगे, तो जरूर याद हो जाएगा। ठीक,
अब चलिए, गुणों के बारे में हम लोग देख चुके हैं। अब आता है गुणों के प्रकार के बारे में। प्रकार अभी आपने देखा किन के अनुसार हैं, लेकिन मुख्य रूप से गुणों के प्रकार के बारे में अगर हम बात करें तो मात्र 3 गुण ही माने जाते हैं। हाँ, प्रमुख गुणों की संख्या अगर हम देखें तो क्या हो जाता है? 3 होता है। 3 ही माने जाते हैं। प्रमुख गुण की संख्या कितनी हो जाती है? 3 हो जाती है। 3 मुख्य रूप से क्या हो जाता है? अगर हम पहले गुण की बात करें तो माधुर्य गुण हो जाता है। माधुर्य गुण इसलिए मधुरता सबसे पहले होनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पर ओज गुण होगा दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर प्रसाद गुण होगा। ठीक। अब यहाँ पर हम इनकी परिभाषा को देखते हैं क्या होगा। जहाँ पर कोई बात हमको अच्छी लगे या मधुर लगे वहाँ पर माधुर्य गुण होगा, और जहाँ किसी बात को हम ओज अर्थात वीरता पूर्ण हो दिखे वहाँ पर ओज गुण होगा। और जहाँ माधुर्य ओज नहीं है, किसी के द्वारा कहे हुए वचन या शाश्वत प्रमाणिक बातें जो सत्य होती हैं वो क्या होता है? प्रसाद गुण में होता है। प्रसाद गुण वही होता है कि जैसे हम, आप याद करिए, प्रसाद वही होता है जो काव्य को हम पढ़ें बहुत आसानी से हमारी समझ में आ जाए। जैसे हम लोग कथा पूजा सुनने जाते हैं, कभी आपने कभी सुना हो कोई प्रसाद खाकर बेहोश हो गया हो या प्रसाद खाकर पेट भर गया हो, उसका ऊब गया हो? ऐसा नहीं। जैसे हम लोग जाते हैं, सत्यनारायण जी की कथा शायद है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे इस बारे में। तो प्रसाद के लिए हम लोग जाते हैं जहां भी एक गिलास में चनामृत इतना शायद मिलता है, जहां सुनने जाते हैं छोटा सा गिलास रहता है, उसमें एक चनामृत रहता है, दो दो चार चार 10-10 बूंद जितना होता है, परिवार के सभी सदस्यों को दिया जाता है ना। तो प्रसाद वही होता है जो सुपाच्य हो, जो हमारे लिए अच्छा हो, जिसके खाने से हमारा स्वास्थ्य ना खराब हो। सेम बातें यहाँ भी वही कही गई हैं कि प्रसाद गुण वही है जिसको सुनने से या जिस देखने से हमको आनंद की प्राप्ति हो, अर्थात जो बातें, जो पंक्तियां हम पढ़ें उसका अर्थ सीधे सीधे हमारे समझ में आ जाए तो क्या होता है? वही प्रसाद गुण होता है। तो ठीक है, हमने कहा माधुर्य, ओज और प्रसाद। एक प्रश्न आपसे और यहाँ पूछा जा सकता है, पूछा गया है, पूछा जा नहीं सकता, पूछा गया है। माधुर्य गुण में अगर हम रीत की बात करें, यहाँ यही देखते हुए चलिए एक डायग्राम बना लीजिए, थोड़ा याद हो जाएगा। बाकी और विस्तृत जब चर्चा करेंगे तो इस बारे में देखा जाएगा। अगर माधुर्य में हम रीत की बात करें तो कौन सी रीत हो जाती है? यहाँ वैदर्भी रीत हो जाती है। प्रश्न आपसे पूछा गया है, जानते हो या ना जानते हो वो दूसरी बात है, लेकिन पूछा गया माधुर्य गुण में कौन सा माधुर गुण में कौन सी रीति होती है? तो वैदर्भी रीति होती है। और एक बात पहचानने के लिए आपको हम बताएं, हाँ, कैसे पहचानेंगे? यहाँ पर माधुर्य गुण में श्रृंगार रस होता है, और क्या होता है? और करुण रस होता है, और क्या? शांत रस। यदि आपको किसी पंक्ति में श्रृंगार रस दिख जाए, करुण रस दिख जाए और शांत रस दिख जाए तो वहां पर हमको क्या होना? वहां पर कौन सा गुण होगा? तो माधुर्य गुण होगा। अब आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि माधुर्य गुण में कौन सी रीति होती है? वैदर्भी रीति होती है, या वैदर्भी रीति में कौन सा गुण होता है? तो माधुर्य गुण होता है। आपसे यह पूछा जा सकता है। ठीक। अगला, अगर आपसे रस के बारे में पूछा जाए कि माधुर्य गुण में कौन सा रस होगा, तो आपको याद है श्रृंगार होगा, करुण होगा और शांत होगा। अब यहाँ दूसरे नंबर पर ओज गुण में आते हैं। अगर यहाँ रीति की हम बात करते हैं तो क्या? गौड़ी रीति हो जाएगी। ओज गुण में अगर रीत की हम बात करते हैं तो गौड़ी रीति हो जाएगी। अब इसमें हम रस की बात कर लेते हैं, वीर रस हो जाएगा, रौद्र रस हो जाएगा और बीभत्स रस हो जाएगा। ठीक। बीभत्स। ठीक। अब आपसे कोई पूछे ओज गुण में कौन सी रीति होगी, तो गौड़ी रीति होगी, और रस कौन सा होगा? वीर होगा, रौद्र होगा और बीभत्स रस होगा। ठीक। अगला देखते हैं प्रसाद गुण में। अब रीति कौन सी एक बची है? दो याद है, तीसरा नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक।
अब वैदर्भी गौड़ी हो गया है तो सीधे पा से पांचाली और पा से प्रसाद गुण ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक, पांचाली, पांचाली में क्या हो गया, पांचाली प्रसाद गुण में पांचाली रीति हो जाएगी। अगर प्रसाद गुण में हम रसों की बात करते हैं तो यहाँ पर एक रस हम नहीं पकड़ सकते हैं, यहाँ पर सभी रस हो जाते हैं। कौन कौन से रस हो जाते हैं, जो आपके 9 रस हैं वही हो जाते हैं। यहाँ पर रसों की संख्या कितनी हो जाती है, सभी हो जाती है। तो आपसे पूछा जाए प्रमुख गुण कितने हैं, तो 3 हैं, एक माधुर्य, दूसरा ओज और तीसरा प्रसाद गुण। ठीक, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि माधुर्य गुण में कौन सी रीति हो सकती है। माधुर्य गुण में रीत वैदर्भी हो जाएगी, और रस की अगर हम बात करें तो श्रृंगार रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा और शांत रस हो जाएगा। अब आपसे दोबारा पूछा जाए कि ओज गुण में कौन सी रीति होगी, तो गौड़ी रीति होगी। अगर रस की हम बात करते हैं तो वीर रस हो जाता है, रौद्र रस हो जाता है और विभत्स रस हो जाता है। प्रसाद गुण में अगर हम देखें, रीत की बात करेंगे तो पांचाली हो जाएगी, और रसों की बात करेंगे तो कौन सा रस हो जाएगा, सभी रस हो जाएंगे। एक रस इसमें निश्चित नहीं होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग इसको इतना देख चुके हैं। देखिए, कोई भी चीज को एक बार जैसे पढ़िए, पढ़ने के बाद इससे निगाह आप अपनी हटाइए। अब आप बताएंगे, अब आप हमको बताएंगे कि जैसे अपने में आंख बंद करके हमसे तो आप यहाँ बोल नहीं पाएंगे, ऑफलाइन में आप रहते हैं तो बराबर हम पकड़ लेते हैं किनको याद हुआ किनको नहीं याद हुआ। अब ऑनलाइन अपने घर में आप बैठे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं इसको हम कैसे देखें। तो ठीक है, आपसे पूछा जाए गुणों की संख्या मुख्य रूप से 3 है। पहला माधुर्य, दूसरा ओज और तीसरा प्रसाद। माधुर्य गुण में अगर हम आपसे कहें कि रीति कौन सी हो जाएगी, तो वैदर्भी रीति हो जाएगी। अगर रस की हम बात करते हैं तो श्रृंगार रस हो जाएगा, करुण रस हो जाएगा और शांत रस हो जाएगा। दूसरे नंबर पर हम लोग आते हैं, माधुर्य के बाद ओज गुण में आते हैं, ओज गुण हो जाएगा। रीति की अगर हम बात करते हैं तो गौड़ी हो जाएगी। अगर रस की हम बात करते हैं तो वीर हो जाएगा, विभत्स हो जाएगा और रौद्र हो जाएगा। अब प्रसाद गुण में हम देखते हैं रीति कौन सी हो जाएगी, पांचाली रीति हो जाएगी। लेकिन यहाँ रसों की संख्या निश्चित नहीं है, जितने 9 के 9 रस हमारे होते हैं वो जो है इसमें प्रसाद गुण में पाए जाते हैं। ठीक, अब देखिए रसों की संख्या तो 9 है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन यदि आपसे पूछ ले भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या कितनी है, तो आपको 8 बताना है, क्योंकि भरत मुनि शांत रस को नाटक में नहीं मानते हैं, इसीलिए इनके अनुसार उसे नहीं माना जाता है। शायद हम लोग रस वाली क्लास में पढ़ चुके हैं। यदि आप में से कोई रस पढ़ना चाहता हो या अलंकार पढ़ना चाहता हो या शब्द शक्तियाँ पढ़ना चाहता हो, तो प्लेलिस्ट में चले जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लेलिस्ट में चले जाइए और वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। हाँ मित्रों, एक बात और आपसे, हम कल देख रहे थे कि चैनल में सब्सक्राइब जितने लोग किए हैं वो तो देखते हैं, लेकिन जो लोग नहीं सब्सक्राइब किए हैं 57% लोग देखते हैं। कि कृपया जो लोग 57% हैं देखते हैं, क्लास आपको अच्छी लगती है, बिल्कुल अच्छी बात है, आप अच्छे से पढ़िए, लेकिन चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। यहाँ से बहुत अच्छी अच्छी चीजें आपको अवश्य मिलेंगे। विशेष तौर से हमारा प्रयास यही रहता है कि हम कुछ स्पेशल आपकी परीक्षाओं के लिए लेके आए। ठीक, अब यहाँ अगला प्रश्न आ जाता है कि हम एक एक गुणों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करें। ठीक, अब एक एक गुण को हम लोग देखते हैं। एक गुण की अभी हम देखें, लगभग लगभग आधे घंटे हो 24 मिनट हो गया है हम लोगों को कि एक भूमिका बनाने में। अभी अगर हम अब देखते हैं माधुर्य गुण, पहला देख लेते हैं, थोड़ा सा लंबी क्लास हो जाएगी, अगली क्लास माधुर्य और ओज और प्रसाद में इतना समय नहीं लगेगा, अभी शुरू में थोड़ा टाइम लग गया था इसके लिए। अब माधुर्य गुण के बारे में हम लोग देखते हैं, अब इनके उदाहरण से हम समझेंगे माधुर्य गुण। ठीक,
अब इसकी परिभाषा अगर आपसे कहें तो बहुत सरल शब्दों में समझना चाहिए। हृदय में जहां मधुरता का संचार हो, क्या हो? हृदय में जहां मधुरता का संचार हो, हृदय में जहां मधुरता का संचार हो, और उसके बाद आनंद उल्लास, क्या होता है? आनंद, आनंद उल्लास, ठीक, यहां पर होगा आनंद और उल्लास से मन को, आनंद और उल्लास से मन को द्रवित करने वाली कविता, करने वाली कविता माधुर्य गुण के अंतर्गत, कविता माधुर्य गुण के अंतर्गत आती हैं। ठीक, अब यहाँ माधुर्य गुण की ये परिभाषा हो गई। ठीक, अब यहाँ हम लोग देखते हैं माधुर्य गुण के कुछ उदाहरणों को हम लोग समझेंगे। कैसे समझेंगे? जो आप लोग पंक्तियां पढ़ चुके हैं। हमने एक पंक्ति बताया है, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन, कहत लखन सन राम हृदय गुनि, राम हृदय गुनि। ठीक, यहां पर हम लोग देखते हैं, कंकन किंकिन नूपुर धुनि सुनि, कहत लखन सन राम हृदय गुनि। यहाँ पर वहां की पंक्तियां है, जब पुष्प वाटिका में सीता जी और प्रभु श्री राम का मिलन होता है, एक दूसरे को देखते हैं, तो क्या होता है, आजकल की नायिकाओं की तरह, आजकल तो आप लोग देखते हैं जैसे हो रहा है, आजकल तो इस तरीके से नहीं है। जैसे नायक नायिका जब एक दूसरे से मिलते थे, तो आज की तरह ऐसे जो क्या कहेंगे, नैन मटक्का जो हो जाता है, आपस में निगाहें मिल जाती, पहले ऐसा नहीं था। पहले क्या था, पहले नायिका शर्माती थी, वो साक्षात डायरेक्ट नहीं राम को देख पा रही हैं, नहीं देख रही हैं, लज्जा बस नहीं देख रही हैं, लेकिन क्या होता है, अपनी जो कंगन पहनी हुई हैं, कंगन में जो शीशा लगा हुआ है, उसी में उनका रूप निहार रही हैं, उसी में उनका रूप देख रही हैं। तो यही इसमें क्या है, हाँ, एक और माधुर्य गुण की एक विशेषता और हो जाती है, लगभग लगभग अनुस्वार, अनुस्वार यही होता है, अनुस्वार युक्त पंक्तियों में माधुर्य गुण होता है, सीधी सी बात है, यही समझना है कि अनुस्वार युक्त पंक्तियों में होता है, क्या होता है, माधुर्य गुण होता है। ठीक, अगला, अगली पंक्ति को हम लोग देखते हैं, दूसरी पंक्ति, ये तो बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार पूछा गया है, तो अगर हम रस की बात करेंगे तो श्रृंगार रस इसमें होगा। हमने बताया है माधुर्य गुण में कौन सा रस होगा, श्रृंगार रस होगा, शांत होगा और करुण होगा। ठीक, अगला देखते हैं, बतरस लालच लाल की, बतरस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, सौह करें, सौह करें, भौहन हंसें, सौह करे भौहन हंसें, दैन कहे नट जाए, नट जाए। आप लोग पंक्तियां जानते हैं,
कहाँ की पंक्ति है, एक बार क्या। जैसे हम बताएं, अभी आपको कोई अपने पास बुलाता है, जैसे पढ़ते पढ़ते हम लोग थक जाते हैं तो किसी के रूम पे चले जाते हैं। वहाँ क्या होता है, आपस में हम लोग थोड़ा सा बातचीत कर लेते हैं तो थोड़ा सा हल्का महसूस करते हैं। तो बात का रस हमको वहाँ पर मिलता है। हम उसी के पास जाते हैं जिनकी बातें हमको अच्छी लगती हैं, उन्हीं के पास जाएंगे। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, उनके पास हम क्यों जाएं, उनकी बातें ही हमको अच्छी नहीं लगती हैं। तो वहीं की बात है, राधा और कृष्ण दोनों लोग आपस में जब नायक नायिका राधा और कृष्ण जी मिलते हैं, राधा को कृष्ण की बातें बहुत अच्छी लगती हैं। उनकी बातों को सुनने के लिए उनके पास आते हैं। लेकिन कन्हैया जी की क्या विशेषता है, वो जब राधा उनके पास आती थी, वो जो है अपना बांसुरी बजाना शुरू कर देते थे। अब ये बात राधा को नहीं अच्छी लगी। जैसे आप ही सोचिए, आप अपनी नायिका के साथ अगर कहीं घूमने गए हैं, वो आपसे बात ना करके कोई दूसरी बात बात ही ना करे, कोई दूसरा कार्य करने लगे, तो आपको जैसा होगा वैसे यहाँ राधा को महसूस हुआ है। तो बतरस अर्थात बतरस, बात का रस, बातों का रस प्राप्त करने के लिए लालच से, बातों से बात करने की लालच में लाल अर्थात श्री कृष्ण की मुरली को छुपा दी है। अब लुकाने का अर्थ क्या है, यहाँ पर छिपा दी है। बात करने के लिए कृष्ण की मुरली को राधा ने चुरा लिया है। जब कृष्ण जी उनसे पूछते हैं कि आपने हमारी मुरली ली है क्या, तो क्या कहती हैं, सौंह करी सौगंध भी खाती हैं कि हमने नहीं लिया है। बाद में फिर नट जाती हैं, हंसती हैं, बाद में फिर नट जा फिर कहती हैं नहीं लिए हैं। क्या होता है, नट जाना मतलब इनकार देना, हाँ हमने नहीं लिया। वहीं की पंक्ति हो जाती है। अगर रस की हम बात करते हैं यहाँ, तो कौन सा रस हो जाता है, यहाँ पर श्रृंगार रस हो जाता है। ठीक, पहली पंक्ति, दो पंक्तियां हो गई हैं। अगला माधुर्य गुण की हम लोग देखते हैं पंक्तियां। यहाँ पर देख लीजिए, आप जो भी हो स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, नहीं तो दोबारा क्लास को बार बार देखने से याद होता है। लेकिन आप लोग करते कहाँ हैं, चाहे ऑफलाइन के स्टूडेंट हों और चाहे ऑनलाइन के स्टूडेंट हों। थोड़ा सा ऑनलाइन क्लास नहीं चल पाती, वो हमारी मजबूरी है कि ऑफलाइन से इतना हम थक जाते हैं कि ऑनलाइन थोड़ा सा नहीं हो पाता। लेकिन प्रयास यही करेंगे आप लोगों के लिए कुछ न कुछ जरूर, परीक्षा से संबंधित। अगली पंक्ति आ जाती है, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात। मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं, भरे भवन में करत हैं, नैनन ही सौ बात। नैनन, हाँ, नैनन ही सौ बात, नैनन ही सौ बात। यहाँ पर बिहारी जी की पंक्ति है। इसमें भी अगर हम देखेंगे तो श्रृंगार रस ही है। श्रृंगार रस हमने बताया था, श्रृंगार शांत और करुण जहाँ है वहाँ माधुर्य गुण। कहत नटत, नायक जो है, आप याद करिए, शुरू शुरू में नायक नायिका जब मिलते हैं, उनकी सारी बातें अच्छी लगती हैं। जो भी, जैसे शादी भी होती है, शुरू शुरू में सब बातें अच्छी लगती हैं, लेकिन बाद में यदि देखते हैं तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ इधर उधर होता है, जो आप जानते हैं। जिनकी शादी हुई होगी जानते होंगे, और जिनकी नहीं हुई है वो आगे जान लेंगे इस बारे में। कहत, नायक नायिका, अभी शुरुआती दौर में नायिका की सारी बातें आपको अच्छी लगती हैं। आपकी नायिका जो है जो भी कह देगी सब अच्छा है। लेकिन जब वही थोड़े समय बाद, यही बताया जा रहा है, कहत कहते हैं, बिहारी कहते हैं, नायक कहता है कहत, फिर नट, नायिका मना कर देती है नहीं, फिर भी उस पर रीझ जाता है। जैसे नायक ने कुछ कहा, कहत नटत, नायक ने कुछ कहा लेकिन नायिका ने मना कर दिया। जो भी बात कही हो, नायिका ने मना कर दिया, तब भी रीझ जाता है। नायक क्या कहता है, रीझ जाता है मतलब चलिए खुश हो जाता है, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे कहता है। लेकिन फिर बाद में नायिका खींच जाती है। खींचती क्या है, कहती है अरे इन्होंने हमसे कुछ कहा, हमने मना कर दिया, फिर भी उनको अच्छा लग रहा है। तो बाद में फिर जो है उसके नयन मिल जाते हैं, मिलत खिलत लजियात,
बाद में दोनों की नयन फिर मिल जाते हैं, तब क्या होता है, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सौ बात। भरे भवन में पूरा भवन जो है भरा हुआ है, लेकिन आंखों के माध्यम से ही नायक नायिका बात कर ले रहे हैं। तो एक सांकेतिक भाषा के रूप में अगर हम लोग देखते हैं तो आंखों का प्रयोग किया जाता है, बिल्कुल आंखों से इशारा भी किया जाता है, वही हमारी सांकेतिक भाषा हो जाती है आंखों से। जैसे हम आप कहीं बैठे हैं, 4-6 लोग बीच में बैठे हैं, हमने आंख से इशारा कर दिया कि चलो चलते हैं, तो बिल्कुल हम आप उठ लेंगे और किसी को कुछ पता नहीं चल पाएगा। तो ये उदाहरण क्या हुआ, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नयनन ही सौ बात। तो बिहारी की पंक्ति है, ठीक। अगली पंक्ति आ जाती है, अगली पंक्ति क्या हो जाती है, बूझत श्याम कौन तू गोरी, बूझत श्याम कौन तू गोरी। और उसके बाद क्या हो जाता है, कहाँ रहती, कहाँ रहती काकी है बेटी, कहाँ रहती काकी है बेटी। देखी नहीं, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, ठीक। अब यहाँ पर हम देखते हैं, इस पंक्ति की बात करते हैं। एक बार राधा जब पहली बार कृष्ण की तरफ या कृष्ण की गली में जाती हैं, वहां पर वहीं की बात है, तो कृष्ण जी क्या कहते हैं, बूझत श्याम कौन तू गोरी। अर्थात राधा को जब श्री कृष्ण जी देखते हैं तो उनसे पूछते हैं कि कौन है, पहली बार इनसे मुलाकात इनकी होती है, तो वही पूछते हैं कौन है और कहाँ रहती हैं, रहत मतलब कहाँ रहती हैं और किसकी बेटी हैं, कहाँ रहती हैं और किसकी बेटी हैं। देखी नहीं कबहू ब्रज खोरी, खोरी मतलब गली होता है। आज के पहले हमने तो आपको कहीं ब्रज की गली में देखा नहीं है, कौन है आप। तो यही पंक्ति का अर्थ इसमें बताया गया है। अगर रस इसमें पूछता है तो क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस हो जाएगा। गुण की बात करते हैं हम, तो कौन सा गुण हो जाएगा, माधुर्य गुण हो जाएगा। और रीत की बात करते हैं तो कौन सी रीत, रीत तो मान लीजिए माधुर्य गुण में होती है, तो वैदर्भी। तो अभी अब यहाँ पर सब कुछ आपको याद हो कि न याद हो, जैसे हम कहते हैं ना क्लास में कि याद हो कि न याद हो, तो अभी ऑनलाइन में परीक्षा नहीं ले सकते हैं हम। अगर ऑफलाइन में आप हमारे पास होते तो अभी हमने जितना आपको पढ़ाया है यहाँ से सब आपका क्लियर हो जाता, ठीक। चलिए एक पंक्ति को और देख लेते हैं, साकेत की पंक्ति है, जरूर हो सकता है आपसे पूछी जाए। कौन सी पंक्ति हो जाती है, निरख सखी वे खंजन आए। क्या है, निरख, निरख सखी, निरख सखी ये खंजन आए, निरख सखी ये खंजन आए, फेरे उन मेरे रंजन, फेरे उन मेरे रंजन, ने नयन इधर, नयन इधर मन भाए। यहाँ पर हम देखते हैं साकेत की पंक्ति हो जाती है, और साकेत किसकी रचना है, आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे कि साकेत किसकी रचना है। बहुत आसान प्रश्न है, अगर साकेत नहीं बता पाए तो समझे दुनिया में क्या किया आपने, ठीक। नीरख वही उर्मिला जी, उर्मिला जी एक हंस के माध्यम से बताती हैं कि हंस की आंखें जैसी हैं, या हंस से मिलकर लक्ष्मण के इसमें प्रशंसा की गई, लक्ष्मण को याद करके उर्मिला जी ने यहाँ बताया है। तो पंक्ति किसकी हो जाती है, साकेत की पंक्ति हो जाती है। साकेत की रचनाकार कौन है आपको बताना है। तो ठीक मित्रों, आज हम लोग जो है, हाँ, माधुर गुण को, आज हम लोग सिर्फ माधुर गुण को ही पढ़ेंगे।
अगली क्लास में माधुर्य गुण के बाद हम लोग ओज गुण देखेंगे। अब देखिए, जो भी है, आपसे तो हम जो है यहाँ ऑनलाइन तो कुछ परीक्षण कर ही नहीं सकते हैं आपका, कि कितना आया आप में, कितना नहीं आया। हम बार बार आपको बोल सकते हैं और आपसे पूछ नहीं सकते हैं। अभी क्लास में रहते हैं तो सब हो जाता है। चलिए एक बार रिवीजन किया जाए फिर से। रिवीजन का अर्थ ही होता है कि हमको याद हो जाए, आज के बाद कभी ये चीजें हमको पढ़नी ना पड़े। ठीक, तो चलिए, हमने आपसे बताया काव्य गुण के बारे में। काव्य गुण अगर मुख्य रूप से हम देखते हैं तो 3 प्रकार से हो जाते हैं। हमने आपको फार्मूला बताया, हे आनंद भाई विश्व में मजा है। तो हा से हेमचंद्र हो जाएंगे 3 गुण मानने वाले, कहीं कहीं 10 भी इनका मिलता है। आनंदवर्धन 3 मानने वाले हैं, भामा 3 मानने वाले हैं, विश्वनाथ 3 मानने वाले हैं, मम्मट 3 मानने वाले हैं, पंडित राज जगन्नाथ 3 गुण मानने वाले हैं। भरत मुनि 10 मानते हैं, दंडी 10 मानते हैं, देव और भिखारी 10 मानते हैं, अग्नि पुराणकार 19 मानते हैं, विश्वेश्वर 23 मानते हैं, भोजराज 24 मानते हैं, और उसके बाद भोजराज कुंतक 6 गुण मानते हैं। अभी हम लोग इतना देखे हैं। अगर हम मुख्य गुणों की बात करें तो 3 गुण हमने पढ़ा है, माधुर्य, ओज और प्रसाद। माधुर्य गुण में हमने बताया रीत क्या होगी, वैदर्भी रीत होगी। रस की बात करें तो श्रृंगार, करुण और शांत रस होगा। ओज गुण में अगर हम रीत की बात करें तो गौड़ी रीत होगी, वीर विभस और रस होगा। प्रसाद में पांचाली रीत होगी, सभी गुण होंगे। अभी हमने इतना पढ़ा, कहत नटत रीझत खीझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नयनन सीसो बात, बूझत श्याम कौन तू गोरी, ये वाला भी माधुर्य गुण का है। कंकन किंकिन नूपुर धुन, ये भी माधुर्य गुण का है। निरख सखी व खंजन आए, ये भी माधुर्य गुण का उदाहरण है। तो कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो मुख्य रूप से हमसे पूछे जाते हैं, इनको शायद हम याद कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा। चलिए, आज सुबह ऑफलाइन क्लास वर्षा होने के कारण नहीं चल पाई थी, तो हमने सोचा कुछ आपके लिए दे दें। आपके लिए नहीं, सबके लिए। सब ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी लोग हैं सभी लोग देखें, और क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब। जितने लोग 56-57% देखते हैं, उन लोगों से मेरा निवेदन है, आप क्लास को देखते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्लास देखने से पहले या देखने के बाद जो भी आपकी इच्छा हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक मित्रों, बस आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।